स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखेंगे जो सुपर टेट में आने की संभावना होगी। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, जूल है, वाट है या पास्कल है? तो देखिए, न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन बल की इकाई होती है। वाट, आपसे मान लीजिए पूछा जाए वाट किसकी इकाई होती है, तो वाट किसकी होगी? वाट होती है शक्ति, पावर की। अच्छा, पास्कल दाब की इकाई होती है। तो बच कौन सा रहा है? जूल। तो किसकी इकाई हो जाएगी? जूल की। ठीक है, यानी कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल, एसआई यूनिट में। ठीक, बल का मात्रक एसआई यूनिट में न्यूटन होता है। तो ये सब ध्यान रखना है। 2 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? सदिश राशियां और अदिश राशियां, दो प्रकार की राशियां होती है। देखिए, अदिश राशि वो होती है जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, यानी जिनमें दिशा नहीं होता है। ठीक, वो अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि केवल परिणाम होता है ना, परिमाण होता है, वो अदिश कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। और जो सदिश राशियां होती है उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से अदिश राशि है? वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है या बल है? तो देखो, अदिश राशि केवल इसमें कौन सी हो जाएगी? द्रव्यमान। द्रव्यमान में दिशा नहीं, परिमाण होता है ना, तो अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? द्रव्यमान। बाकी जो वेग दिया है, त्वरण दिया है, बल दिया है, ये सब कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अच्छा, अदिश राशि और कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, कार्य हो गया, ये सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। और जो वेग, त्वरण, बल, ये सब सदिश राशियां हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर आपसे कह रहा है कि जब किसी लिफ्ट की डोर यानी डोरी टूट जाती है तो उसमें बैठा व्यक्ति स्वयं को कैसे महसूस करता है? भारी, भारहीन, कोई परिवर्तन नहीं या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब अचानक लिफ्ट मतलब डोरी टूट जाएगी तो क्या होगा? लिफ्ट नीचे की तरफ अचानक गिरेगी। भाई मुक्त हो से मुक्त अवस्था में नीचे की तरफ ही तो गिरेगी, तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक, इसमें उसमें जो व्यक्ति बैठा रहेगा वो भारहीनता का अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा? भारहीनता का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी भारहीन। ठीक, मतलब उसको अपना भार महसूस ही नहीं होगा, ये भारहीनता का भारहीनता मतलब महसूस होगी उसको। तो ध्यान रखना है। ठीक, चलिए 4 नंबर आपसे कह रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, वाहनों में जो ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक, जो साइड मिरर होता है ना, वो किसका, कौन सा मिरर, उसमें कौन सा दर्पण लगा था? अवतल दर्पण। इसमें होता क्या है ना, स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है वस्तु से। ठीक, मतलब जो प्रतिबिंब उसका बनता है वो छोटा बनता है। तो कौन सा दर्पण लगाया जाता है? अवतल दर्पण, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि आकाश का रंग नीला किस प्राकाशिक घटना के कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? तो देखिए, आकाश का रंग नीला जो है ना, ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक, ये मतलब अच्छा, जो इसमें ये दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आप जैसे रेगिस्तान की मरीचिका हो गई, ये सब जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जैसे बाल्टी में मतलब गिलास का टेढ़ा दिखना या पेन डालें तो पेन का टेढ़ा दिखना, ये सब किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, प्रकीर्णन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी मान के आप ये चले कि सामान्य मानव आपकी बात कर रहा है ना, दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर या अनंत? तो देखिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब सामान्य मानव के आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर वस्तु स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, मीटर प्रति सेकंड में या एम्पियर में? तो देखें, ध्वनि की तीव्रता जो है ना वो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। अच्छा, जो ये हर्ट्ज दिया है ये आवृत्ति का मात्रक है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड है, फिर एम्पियर, एम्पियर जो धारा का मात्रक है। तो ध्वनि की तीव्रता किसमें मापेंगे हम लोग? डेसिबल में। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, मात्रक से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे।
चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए, उच्च, निम्न, अत्यधिक उच्च या परिवर्तनशील। तो देखें फ्यूज तार का गलनांक जो है वो निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, तो फ्यूज तार का प्रतिरोध जो है ना वो उच्च होना चाहिए, लेकिन गलनांक निम्न होना चाहिए कि यदि मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो वो कट जाए, ठीक है, मतलब वो गल जाए, तो जिससे आपका जो इंस्ट्रूमेंट या लगा हुआ है उसका नुकसान नहीं होगा, विद्युत उपकरण आपके सुरक्षित बने रहेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फ्यूज तार किससे बनाना चाहिए, तो फ्यूज तार टिन और शीशा यानी टिन और लेड इनकी मिश्र धातु से बनाना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्यूज तार किससे बनता है, टिन और लेड के मिश्रण से यानी मिश्र धातु से। और आपसे पूछ क्या रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए, तो फ्यूज तार का गलनांक निम्न होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि रसोई गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, मेथेन और एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन नहीं होती है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन नहीं होती, होता क्या इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सी गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अच्छा एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखें कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो उसमें एथाइल मर्केप्टाइन मिलाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो उसमें एथाइल मर्केप्टाइन मिला दिया जाता है, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ना ये गंधहीन गैसें हैं, इनमें तो गंध नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर आपसे कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे आपका मतलब सूत्र भी ध्यान रखें, सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सूत्र होता है, तो वो भी ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, तो विकल्प कौन सा सही होगा आपका, बी विकल्प, ठीक। अच्छा सोडियम कार्बोनेट दिया है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला भी लिख लेंगे NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, ध्यान रखेंगे खाने के सोडा का NaHCO3। अच्छा जो सोडियम कार्बोनेट है इसको देख मतलब वो वाला बोलते हैं ना, वाशिंग सोडा इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 आपसे कह रहा है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है, CO और CO2, SO2 और NO2, CH4 और O3, N2 और O2। तो देखिए जो ये अम्लीय वर्षा है ना, अम्लीय वर्षा किसको बोलते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल मिलता है उसमें, और नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है, ठीक। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो किससे होगा, SO2 और NO2 यानी सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। इन दोनों से किससे ही अम्लीय वर्षा आपको देखने को मिलती है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ताजमहल के रंग का पीला पड़ना किसका उदाहरण है, अम्लीय वर्षा का उदाहरण है। ये भी ध्यान रखना है कि ताजमहल के रंग का पीला पड़ना अम्लीय वर्षा का उदाहरण है, ठीक है। इसको ये जो मतलब जो बरौनी गैस तेल शोधन कारखाने से ना सल्फर गैस निकलती है, तो फिर जब बारिश होती है तो वो अम्लीय वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा मथुरा में तेल शोधन कारखाना भी है, ठीक है, पता है ना कि मथुरा में तेल शोधन कारखाना है, तो उसी की वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टिन की, तांबा और जस्ता की, जस्ता और सीसा की, लोहा और निकेल की। तो देखें इसमें पीतल में ना तांबा जो है वो 70% होता है, कितना होता है 70%, ठीक। 70% इसमें क्या होता है तांबा, लिख दे रहा हूं 70% इसमें होता है तांबा यानी कापर, और 30% इसमें होता है जिंक, ये ध्यान रखना आप। तो किसका मिश्रण हो जाएगा, तांबा और जस्ते का, ठीक है। यही तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है पीतल, जिसको ब्रास बोलते हैं, ठीक, ब्रॉन्ज भी बोल देते हैं लेकिन ब्रास ध्यान रखेंगे।
13 नंबर आपसे कह रहा है कि पेंसिल की लीड बनाने में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? हीरा का, ग्रेफाइट का, सल्फर का या फास्फोरस? अच्छा, हीरा और ग्रेफाइट जो है ना ये कार्बन के अपरूप है, इनको भी ध्यान रखना आपको कि ये कार्बन के एलोट्रेप्स हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक। अच्छा, ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं, जो मतलब ग्रेफाइट है ना ये विद्युत का सुचालक भी होता है। तो किससे बना होता है? पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बना होता है, ये ध्यान रखना है आपको। पेंसिल की जो लीड होती है ना बीच में काला काला, वो ग्रेफाइट से बना होता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, इसका उपयोग एक जगह और किया जा सकता है, इसका उपयोग मंदक में, अभिक्रिया के मंदक में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये ड्यूटेरियम में भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है D2O, और ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है रिएक्टरों के मंदक के रूप में, तो ध्यान रखेंगे। 14 नंबर आपसे कह रहा है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ठोस जल को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस मीथेन को, तरल नाइट्रोजन को? तो देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है, ठीक। तो विकल्प कौन सा सही होगा? बी विकल्प, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, जब आप ये बनता कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर जब अत्यधिक दबाव दिया जाता है ना, तो दबाव से आकर जमकर ठोस के रूप में हो जाती है, इसी को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसका प्रयोग भी पूछा जा सकता है, तो प्रशीतन यानी ठंडा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन? तो देखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन तो उसमें एलपीजी में होता है, मीथेन CH4 होता है, बायोगैस इसको बोलते हैं, ठीक। लेकिन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, किससे? इसका एथिलीन, ठीक है। तो विकल्प कौन सा शुरू होगा? ए विकल्प, एथिलीन, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है या पीयूष ग्रंथि है? तो देखिए, मानव शरीर, कल के वाले में क्वेश्चन था, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो आप कौन सी बताएंगे? तंत्रिका कोशिका। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी वाहिस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप कौन सा बताएंगे? यकृत, लीवर, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, इसलिए हमने बताया कि वाहिस्रावी ग्रंथि, जब आपसे केवल ये पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप यकृत यानी लीवर बताएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी वाहि ग्रंथि पूछे, मतलब वाहिस्रावी ग्रंथि ना, तब भी आप यकृत बताएंगे। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछे कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप किसको बताएंगे? थायराइड को, तो ध्यान रखना है, तब कौन सा विकल्प होगा? थायराइड, जब आपसे अंतःस्रावी पूछेगा, ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, यकृत करता क्या है? बाइल जूस बनाता है ना, तो ये तो पता होगा आपको, ये बाइल जूस बनाता है, ठीक, पित्तरस जिसको बोलते हैं। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, रिकेट्स, मधुमेह या एनीमिया? तो देखिए, घेंघा जो है ना वो आयोडीन की कमी से होता है, रिकेट्स जो है ना प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, लौह तत्वों की जब कमी हो जाती है ना, एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया उसको बोलते हैं, इसमें होता क्या है ना, आरबीसी जो होता है ना, रेड ब्लड सेल, उसका आकार हाशिए के आकार का हो जाता है, उसका जो मतलब स्वरूप होता है हाशिए के आकार का हो जाता है, ठीक। तो आपसे इंसुलिन वाला पूछ रहा था, तो इंसुलिन से क्या होता है? मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज जिसको बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। विकल्प कौन सा सही होगा आपका? सी विकल्प, मधुमेह। चलिए, यानी मधुमेह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? देखिए, इसमें 4 चीजें होनी चाहिए, प्रोटीन भी होता है, प्रोथाम्बिन, ठीक है, 4 चीजों का होना आवश्यक है। लेकिन आपसे केवल विटामिन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो देखिए, विटामिन के, ठीक, कौन सा होता है? होगा सही विकल्प, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? डी विकल्प, यानी विटामिन सी जो दिया है यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए, विटामिन की सहायता से रक्त का थक्का जमता है। चलिए, 19 नंबर आपसे कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या गोल्जी बॉडी को? तो देखें, कोशिका का पावर हाउस
माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के रूप। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन की फैक्ट्री बोलते हैं। सारा मतलब ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे, कई बार पूछा भी गया है। तो राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम को हम बोलेंगे प्रोटॉन की फैक्ट्री। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। यानी जो मतलब रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो वहीं जाके मतलब ये कोशिका जितनी भी होती है ना, डेड कोशिकाओं को ये खत्म कर देता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? कोशिका का पावर हाउस। चलिए पढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णी लवक के कारण होता है? केरोटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, जैंथोफिल के कारण या एंथोसाइनिन के कारण? तो देखिए, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों में कौन सा धातु पाई जाती है? तो धातु जब आपसे पूछेगा तो आप मैग्नीशियम बताएंगे। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। ये प्रकाश संश्लेषण जो भोजन बनाते हैं ना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये ध्यान रखना है। जब आपसे ये पूछा जाए कि वर्णी लवक कौन सा पाया जाता है, तो क्लोरोफिल। धातु मान लीजिए पूछी जाएगी तो मैग्नीशियम भी ध्यान रखेंगे। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने चेंबरों में मानव का हृदय विभाजित होता है? तो देखिए, मानव हृदय जो है ना, वो 4 कोष्ठकों में विभाजित होता है। कितने में? 4 कोष्ठकों में। मतलब स्तनधारी हुए, ये सब कितने कोष्ठकों में होगा? 4 कोष्ठकों में। पक्षी का भी 4 कोष्ठक में होता है। ठीक, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीलय। बाकी उभयचर आपको जो देखने मिलेंगे ना, उनमें कितना होता है? 3 कोष्ठक। अब मछली वगैरह में, जलचर में आपको 2 कोष्ठक देखने मिलेगा। केवल मगरमच्छ को छोड़ के उसमें शायद 4 कोष्ठक होता है। ठीक, तो मानव हृदय कितने कोष्ठकों में विभाजित होता है? 4। ठीक है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, मतलब स्तनधारी आप जितना देखेंगे उनका 4 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, अब मछली उसमें में 2 पाया जाता है और उभयचरों में 3। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, मैनोमीटर का, स्टेथोस्कोप का या मीटर का? तो देखिए, बैरोमीटर से क्या है? बैरोमीटर से दाब मापा जाता है हवा का। ठीक, स्टेनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब मापा जाता है। ठीक, स्टेथोस्कोप से क्या है? धड़कन सुनाई देती है ना। मीटर से धारा मापी जाती है, तो ये ध्यान रखना है। तो विकल्प आपका कौन सा होगा? बी विकल्प, यानी स्टेनो मैनोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए, टीबी के लिए, एड्स के लिए या मलेरिया के लिए? तो देखिए, एलिसा परीक्षण जो है ना, एड्स के लिए किया जाता है। ठीक, किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। तो विकल्प कौन सा सही होगा आपका? सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पेस मेकर 24 नंबर की तरफ। कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? वृक्क से, यानी किडनी जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क से, हृदय से या फेफड़े से? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेस मेकर है क्या। तो पेस मेकर जो है ना, ये कृत्रिम हृदय की धड़कन देने के लिए लगाया जाता है। यानी जब हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, तेज हो जाती है या बंद हो जाती है, तो इसे कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने के लिए पेस मेकर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हृदय में। तो किससे संबंधित होगा पेस मेकर? हृदय से, यानी हार्ट से। तो ये ध्यान रखेंगे। यानी विकल्प आपका कौन सा से होगा? सी विकल्प, हृदय से। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 आपसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 या जल वाष्प? तो देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ठीक, श्वसन में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज यानी मुक्त करते हैं। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की घटना होती है, तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो CO2 उसमें क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और जल होना चाहिए। ठीक, फिर वो ग्लूकोज बनाते हैं, उसी से ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये ध्यान रखेंगे।
तो किसमें प्रकाश संश्लेषण वाला पूछ रहा है आपसे, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं, यानी उसको लेते हैं। लेकिन जब आपसे श्वसन में पूछा जाएगा तब आप बताएंगे कि ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। मतलब ये है कि मानव के साथ साथ जितने भी सजीव हैं सब श्वसन में ऑक्सीजन ही लेते हैं और रिलीज कौन सा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ पौधे क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। 25 क्वेश्चन थे, बाकी कमेंट में आप लोग बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंचे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।